नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय से कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय का वीडियो लेकर के आए हैं। हिंदी विषय में पाठ नंबर 7 नारी का सम्मान, जो कि आपके सिलेबस में है पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठ माला। इस पुस्तक के पाठ नंबर 7 नारी का सम्मान नामक पाठ का जो वीडियो था पहला, जिसमें मैंने नारी के सम्मान से संबंधित जितनी बातें थी फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर और बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर, और इसके बाद भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर टेक्स्ट बुक में ही लिखना है और टेक्स्ट बुक में भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर भी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे, इसके बाद बहुवैकल्पिक के तुरंत बाद हम लोग भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर के खत्म हो जाने पर तुरंत ही हम लोग लिखित मौखिक प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। और जो आपका मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, इसको आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। और भाषा की बात बहुवैकल्पिक क्वेश्चन ओनली टेक्स्ट बुक पे लिखना है। और इस वीडियो को एक बार दो बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ नंबर 7 नारी का सम्मान। क्या है पाठ नंबर 7 नारी का सम्मान। इस पाठ से संबंधित हमने काफ़ी चर्चा कर लिया है और इसमें ये बताया गया है कि नारी पुरुषों से कहीं कम नहीं होती, पुरुषों के समान अगर उनको अधिकार मिले तो कहीं पुरुषों से अच्छा कार्य कर सकती हैं। इसके तमाम उदाहरण हमने आपको बताया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, प्रतिभा देवी पाटिल, इंदिरा गांधी आज ऐसी तमाम हमारे देश की नारियां हैं जिन्होंने पुरुषों से भी आगे बढ़ चढ़ करके अपना प्रतिभा को दिखाया है। तो इससे ये साबित होता है, विदित होता है कि पुरुषों से कहीं कम नारियां नहीं हैं। तो आइए हम लोग इसके प्रश्नों के बारे में देखेंगे। जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, क्या है बहुवैकल्पिक प्रश्न, उसके बारे में क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। क्या दिया गया है? निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। अब करना क्या है, जितना ये पद्यांश आपका दिया गया है इसी पद्यांश में से आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर चुनना है। तो पहले इस पद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको सॉल्व करने की दो विधि होती। एक विधि तो पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है उसको हम पढ़ते हैं। तो दोनों विधि को हम लोग प्रयोग करेंगे, जो जिसको अच्छी लगेगी उस विधि को अपनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। अन्याय को अब वह सहती नहीं, स्वावलंबी है दूसरे का मुंह ताकती नहीं, स्वयं की पहचान पाली है उसने, निराश्रय भी जीना उसे आता है, क्योंकि परिवार का बोझा उठा लिया है उसने। तो ये आपका रहा पद्यांश। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते हैं तो भी उत्तर मिल जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। करा है पहला प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पे है कि नारी अब क्या नहीं सहती।
नारी अब क्या नहीं सहती प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर पद्यांश को जब पढ़ेंगे तो उसका उत्तर हम लोग देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्वावलंबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। स्वावलंबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। देखिए प्रत्यय के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में के वीडियो में प्रत्यय बताया था, और फिर से एक बार बता देता हूं प्रत्यय होता क्या है। किसी भी मूल शब्द के पीछे लग करके, किसी भी मूल शब्द के पीछे कोई भी शब्द या वर्ण लग करके उस मूल शब्द का जब अर्थ बदल दे उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे प्रत्यय कहेंगे। उसी प्रत्यय की बात यहाँ पर की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर देख लेते हैं, फिर गद्यांश से या पद्यांश के ऊपर आते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है नारी ने अब कैसे जीना सीख लिया है। कह रहा है कि नारी ने अब कैसे जीना सीख लिया है। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नारी में किसका बोझा उठाने की क्षमता है। नारी में किसका बोझा उठाने की क्षमता है। ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए। अब सीधा सीधा फिर आ जाते हैं अपने पद्यांश में। अब पद्यांश को हम देखेंगे ये चारों क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख करके। पहला क्वेश्चन हमारा था नारी अब क्या नहीं सहती। तो पहली ही लाइन में दिया अन्याय को अब वह सहती नहीं, अन्याय को अब वह सहती नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका विकल्प नंबर ख अन्याय, विकल्प नंबर ख अन्याय हमारा उत्तर सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का विकल्प नंबर ख हमारा राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वावलंबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। स्वावलंबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा मैंने बताया, कोई भी वर्ण या शब्द किसी मूल शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में बदलाव ला दे या परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे स्वावलंबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछ रहा है। स्वावलंबी, स्वावलंबी ये मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ग जो है यहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। लंबी में ब के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी है, वही हमारा प्रत्यय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लंबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, ई होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि नारी ने अब कैसे जीना सीख लिया है। नारी ने अब कैसे जीना सीख लिया है। 3 विकल्प दिए गए हैं, निराश्रय, निर्भर, आश्रित। क्या दिया गया है विकल्प, नंबर 1 है निराश्रय, नंबर 2 है निर्भर और नंबर 3 है आश्रित। तो हम इन तीनों विकल्पों में से अपने पद्यांश को ध्यान में रख करके देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर क हमारा राइट उत्तर हो जाएगा निराश्रय। निराश्रय का मतलब होता है वह स्वयं से अब जीने के लिए स्वतंत्र है, वह अपने जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नारी में किसका बोझ उठाने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नारी में किसका बोझ उठाने की क्षमता है। इसमें हमारे 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 का नंबर का है ऑप्शन स्वयं का, दूसरा है परिवार का और तीसरा ग नंबर का ऑप्शन है दोनों का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ग राइट उत्तर हो जाएगा। नारी स्वयं का और परिवार दोनों का बोझा उठा सकती है। तो इस प्रकार से हमारा बहुवैकल्पिक क्वेश्चन चारों कंप्लीट होते हैं।
तो इसको सॉल्व करने की दो विधि है। एक तो या तो पहले आप पद्यांश को पढ़ करके तब प्रश्नों को पढ़ करके उसका उत्तर लगाओ, और दूसरी विधि है पहले आप प्रश्न को पढ़ लो, प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर आप पद्यांश को पढ़ो, और पद्यांश के पढ़ते समय आप विशेष ध्यान दें जिस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है पद्यांश के अंतर्गत वहां पे अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसका उत्तर मिल जाता है तो उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको पद्यांश या गद्यांश को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शीर्षक पर एक लघु कविता की रचना कीजिए। करा है निम्नलिखित शीर्षक पर एक लघु कविता की रचना कीजिए। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से, इन लाइनों के माध्यम से एक छोटी सी कविता की रचना करनी है। लघु माने होता है छोटा, शीर्षक माने होता है कविता की भाव, इसमें कविता के अंतर्गत क्या भाव है। तो हम लोग आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं किस प्रकार से कविता की रचना करते हैं, तो उसको देखेंगे। देखिए ये कविता रही आपकी, उसके आधार पर शीर्षक के आधार पर एक कविता रही कि नारी शक्ति को न ललकारना तुम, नारी शक्ति को न ललकारना तुम, पुरुषों को भी पीछे छोड़ देगी। नारी शक्ति को न ललकारना तुम, पुरुषों को भी पीछे छोड़ देगी। यदि अपनी करनी पर आ गई तो ताकत को पहचानना तुम। करा है यदि नारी अपनी करनी पर आ गई तो पहचानना तुम। काम काज करके परिवार का बोझा उठाती है, काम काज करके परिवार का बोझा उठाती है। यदि मुश्किल में पड़ जाए कभी तो हिम्मत से सामने डट जाती है। नारी का सम्मान तो स्वयं ईश्वर भी करता है, न कभी उसे तुच्छ नजरों का सामना करना पड़ता है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती व काली को इसलिए तो संसार नमन करता है। तो इस लघु कविता को आप अपनी नोटबुक में जहाँ पे आप शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ के बाद इस प्रश्न नंबर घ को डाल करके इस लघु कविता को वहां लिख देंगे। इसके बाद आप अपने मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों को लिखना शुरू करेंगे। पाठ का नाम जैसे डालेंगे इसके बाद शब्दार्थ होगा, शब्दार्थ के बाद इस लघु कविता को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उतनी जगह नहीं है कि आप उसको वहां लिख पाएं। इसके लिए आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखेंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्नों के उत्तर स्टार्ट होंगे, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर स्टार्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका मौखिक प्रश्न आता है। पहले हम मौखिक प्रश्नों को देखेंगे। मौखिक प्रश्नों को देखने के बाद फिर हम लोग भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर पर आएंगे। तो आपका क्रम जो है बना रहेगा, उससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा से आपका जो पीडीएफ है आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे इसको करके आप देख सकते हो। यदि आपको लगता है मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो जो पीडीएफ आपको डायरेक्ट भेजा जाएगा उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए इससे पहले जो भाषा की बात है, इससे पहले हम लोग मौखिक प्रश्नों के उत्तर को स्टार्ट करेंगे। किसके? मौखिक प्रश्नों के उत्तर को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम आएंगे भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर पे। तो पहले हम प्रश्न को रीड करेंगे, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर को समझाते चलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, कविता में नारी के सम्मान नामक पाठ की कविता में किसके सम्मान की बात की जा रही है? करा है कविता में किसके सम्मान की बात की जा रही है? कविता में किसके सम्मान की बात की जा रही है? तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है कविता में नारी के सम्मान की
बात की जा रही है। कविता में नारी के सम्मान की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारी किस किस का समन्वय है? समन्वय माने होता है मेल, संयोग। नारी किस किस का समन्वय है, किस किस का मेल है? इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, नारी त्याग तथा प्रेम का समन्वय है। नारी त्याग तथा प्रेम का समन्वय है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, नारी को किसके समान अधिकार मिलना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 है, नारी को किसके समान अधिकार मिलना चाहिए? नारी को नर माने पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। नारी को नर के समान अधिकार मिलना चाहिए मीन्स नारी को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आज की नारी स्वावलंबी है या परावलंबी? क्वेश्चन पूछ रहा है आज की नारी स्वावलंबी है या परावलंबी है? तो इसका एक ही उत्तर होगा, आज की नारी स्वावलंबी है। स्वावलंबी मीन्स होता है खुद से उसे जीना आता है। अपने जीवन के लिए आज की नारी दूसरे पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है। इसके लिए यहाँ पे उत्तर कवि ने दिया, आज की नारी क्या है? स्वावलंबी है। तो चलिए आगे नेक्स्ट है हम लोगों का लिखित क्वेश्चन। लिखित क्वेश्चन में सबसे पहले आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न को पहले मैं रीड करूंगा, इसके बाद इसके उत्तर को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो प्रश्न है लघु उत्तरीय पहला कि नारी ममता की मूर्ति कैसे है? नारी ममता की मूर्ति कैसे है? इसमें आप पाठ के आधार पर अपने विचारों को देना है कि नारी को किस आधार पर ममता की मूर्ति कवि ने कहा। तो आइए हम लोग इसके जवाब को जानते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, नारी को ममता की मूर्ति इसलिए कहा जाता है, नारी को ममता की मूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों के प्रति ममता की भावना रखती है। नारी को ममता की मूर्ति इसलिए कहा जाता है कि वह अपने बच्चों के प्रति ममता की भावना रखती है। उसका हृदय कोमल होता है। उसका हृदय कैसा होता है? कोमल होता है। वह स्वयं दुखी होकर भी अपने बच्चों को सुख देगी। करा है कि उसका हृदय कोमल होता है। नारी का हृदय क्या होता है? कोमल होता है। वह स्वयं दुखी होकर, स्वयं कष्ट को सह करके भी अपने बच्चों को सुख देना चाहती है या सुख देगी। स्वयं भूखी रहकर भी बच्चों का पेट भरेगी। इसलिए ही नारी को ममता की मूर्ति कहते हैं। तो इसका उत्तर एक बार फिर से देख लें, समझ लें कि कह रहा है कि नारी को ममता की मूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों के प्रति ममता की भावना रखती है। उसका हृदय कोमल होता है। वह स्वयं दुखी होकर भी अपने बच्चों को सुख देगी। स्वयं भूखी रहकर भी बच्चों का पेट भरेगी। इसलिए ही नारी को ममता की मूर्ति कहते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसमें आप अपने तरीके से भी पाठ के आधार पर कुछ और चीजों को ऐड करना चाहते हैं तो हो सकता है, लेकिन पाठ को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका क्वेश्चन नंबर 2 लघुत्तरी का कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाली दो नारियों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता संग्राम में आजादी के समय ऐसी कौन सी दो नारियां थी जिन्होंने खुद को बलिदान दे दिया, अपने आप को बलिदान दे दिया, उन नारियों का नाम लिखना है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, एक नारी का तो नाम उनको शायद याद होगा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन दूसरी जो नारी का नाम आता है वो बहुत कम चर्चा में होता है, इसलिए उनका नाम बच्चों को याद नहीं होता। तो उन दोनों का नाम मैं अभी बता रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम में क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाली दो नारियों के नाम या दो नारियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है रानी लक्ष्मीबाई और नंबर 2 पे आती हैं रानी चेन्नम्मा। कौन, किसका नाम आता है? रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सबको याद रहता है, लेकिन रानी चेन्नम्मा का नाम याद नहीं रहता। तो प्रश्न आपका था स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाली दो नारियों के नाम लिखिए। तो दो नारियों के नाम में फर्स्ट नंबर पे रानी लक्ष्मीबाई और सेकंड नंबर पे आती हैं रानी चेन्नम्मा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि भारत में नारियों ने पुरुषों के समान स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया है, कैसे? कह रहा है कि भारत देश के अंतर्गत या भारत देश में नारियों ने, महिलाओं ने पुरुषों के समान स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया है, कैसे किया है उसको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है लघुत्तरी का, नारी ने कैसे अपनी मेहनत, लगन व निष्ठा से पुरुषों के समान, क्या किया है? नारियों ने मेहनत की है, लगन से व निष्ठा से पुरुषों के समान स्थान प्राप्त किया है। पुरुषों के समान स्थान उन्होंने कैसे प्राप्त किया? अपनी लगन, मेहनत और निष्ठा के बल पर नारियों ने पुरुषों के समान स्थान प्राप्त किया है। वह हर क्षेत्र में काम कर रही है। नारियां आज हर क्षेत्र में, हर विभाग में काम कर रही हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे सैनिक हो, चाहे रेल हो, चाहे जहाज हो, चाहे मेडिकल हो, हर विभाग में आज महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, हर जगह भी काम कर रही हैं। यहाँ तक कि नारी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। कहाँ जा चुकी हैं? अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, हवाई जहाज व पानी की जहाज चला रही हैं। और अधिक क्या कहें, देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। जैसे आपने सुना होगा, देश की रक्षा मंत्री रह चुकी निर्मला सीतारमण, जो कि आज इस समय वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने पहले रक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुकी हैं, भी नारी हैं। नारियों ने अपने प्रयास से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जो राष्ट्रपति रह चुकी हैं हमारे देश के। इसलिए नारियों ने पुरुषों से कहीं कम नहीं है, अपने मेहनत और लगन, निष्ठा के बल पर पुरुषों के समान इन्होंने काम या स्थान को प्राप्त किया है। एक बार इसके उत्तर को फिर से देख लेते हैं हम लोग। नारी ने अपनी मेहनत, लगन व निष्ठा से पुरुषों के समान स्थान प्राप्त किया है। वह हर क्षेत्र में काम कर रही है। नारी अंतरिक्ष में जा चुकी है, हवाई जहाज, पानी के जहाज चला रही है। और अधिक क्या कहें, देश की
रक्षा मंत्री रह चुकी हैं नारियां, जैसे निर्मला सीतारमण हमारे देश की रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, नारी हैं। नारियों ने अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, नारियों ने अपने प्रयास से प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त कर लिया है। तो नारियों ने अपने लगन, मेहनत और निष्ठा के बल पर पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए हम लोग आगे चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर। जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का है कि भारतीय पिछड़े समाज में नारी की क्या दशा थी। प्राचीन समय की बात कर रहा है कि प्राचीन समय में हमारे देश के अंतर्गत नारियों की कैसी स्थिति थी, क्या दशा थी, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है भारतीय पिछड़े समाज में माने प्राचीन समय में नारी की दशा माने महिलाओं की स्थिति, दशा अत्यंत दयनीय थी। दयनीय माने कमजोर या दुखदाई थी। प्राचीन समय में नारियों की दशा बहुत दुखदाई थी या दयनीय थी या कमजोर थी कह लो। उसे शिक्षा से, सबसे पहले क्या किया जाता था, उसे शिक्षा से वंचित रखा जाता था। किससे? शिक्षा नहीं दी जाती थी। वह घर की चहरदीवारी में ही घिरी रहती थी। घर की चहरदीवारी से मतलब है वो घर के अंदर ही रहती थी, घर से बाहर उसे जाने की अनुमति नहीं थी। कब? हमारे भारतीय पिछड़े समाज में, प्राचीन समय में उसे पुरुषों से बहुत पीछे समझा जाता था। नारियों को पुरुषों से पीछे समझा जाता था कि पुरुषों के समान इसमें ताकत नहीं होती, पुरुषों के समान इसमें बुद्धि या विवेक नहीं होता, ऐसा प्राचीन समय में समझा जाता था और इनको घर के अंदर ही रखा जाता था। पुरुषों के बराबर नारी को कोई अधिकार भी नहीं मिलता था। प्राचीन समय में पुरुषों के समान महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। कहीं कहीं तो दहेज के नाम पर नारी को प्रताड़ित भी किया जाता था। कुछ ऐसी स्थितियां थी, दहेज के नाम पर इन महिलाओं को, इन नारियों को प्रताड़ित भी किया जाता था, कष्ट भी दिया जाता था। तो ये क्वेश्चन था आपका कि भारतीय पिछड़े समाज में नारी की क्या दशा थी। तो उसका उत्तर है भारतीय पिछड़े समाज में नारी की दशा अत्यंत दयनीय थी। उसे शिक्षा से वंचित रखा जाता था। वह घर की चहरदीवारी में, चहरदीवारी माने घर की बाउंड्री के अंदर, चहरदीवारी माने घर की बाउंड्री के अंदर ही घिरी रहती थी। उसे पुरुषों से बहुत पीछे समझा जाता था। पुरुषों के बराबर नारी को कोई अधिकार भी नहीं मिलता था। कहीं कहीं तो दहेज के नाम पर नारी को प्रताड़ित भी किया जाता था। कह रहा है कि कहीं कहीं पर इसे दहेज के नाम पर तमाम प्रकार की यातनाएं, कष्ट भी सहना पड़ता था, इन्हें कष्ट भी दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नारी ने स्वयं की पहचान कैसे पा ली है। नारी ने स्वयं की पहचान कैसे पा ली है, उन्होंने स्वयं कैसे यह सिद्ध कर दिया है कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं। यह क्वेश्चन कर रहा है कि नारियों ने यह कैसे सिद्ध किया कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं, स्वयं की कैसे अपनी पहचान बनाई है, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को उत्तर देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर? नारियों ने अपने परिश्रम, लगन, कह रहा है नारियों ने अपने परिश्रम, लगन व त्याग से
समाज में अपनी पहचान पाली है। कैसे पाई है? अपने परिश्रम, लगन व त्याग से समाज में अपनी पहचान पाली है। आज हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ रही है। आज हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज महिलाएं क्या कर रही हैं? आगे बढ़ रही हैं। भारतीय नारियां आसमान, जमीन, पर्वत, जल सभी जगह छा रही हैं। माने ये आसमान माने जहाजों पर, हवाई जहाजों पर भी काम कर रही हैं, जमीन के अंदर भी काम कर रही हैं, पर्वतों के ऊपर भी काम कर रही हैं और जल में भी आज ये महिलाएं काम कर रही हैं। हर क्षेत्र में इन्हें पहचान मिल रही है। आज महिला सरपंच विदेशों में भी अपनी योग्यता के झंडे गाड़ चुकी हैं। छवि राजावत मिसाइल पर भी काम कर रही हैं, कर रहे हैं। आज तो महिलाएं मिसाइल पर भी काम कर रही हैं, जिसमें नाम दिया गया छवि राजावत ने मिसाइल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। टेंसी थॉमस पहाड़ पर भी जा चुकी हैं, बछेंद्री पाल, यह सब कारण है कि नारी ने अपनी पहचान पाली। इन सब कार्यों से नारियों ने समाज में अपनी खुद की पहचान बना ली है। यही कारण है कि नारी स्वयं की पहचान पाई है। इसके उत्तर को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नारी ने अपने परिश्रम, लगन व त्याग से समाज में अपनी पहचान पाली है। आज हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ रही है। भारतीय नारियां आसमान, जमीन, पर्वत, जल सभी जगह छा रही हैं। हर क्षेत्र में उन्हें पहचान मिल रही है। आज महिला सरपंच हैं, विदेशों में भी अपनी योग्यता के झंडे गाड़ चुकी हैं। महिलाएं विदेशों में भी अपनी योग्यता को दर्शा चुकी हैं, झंडे गाड़ चुकी हैं। छवि राजावत आज मिसाइल पर भी काम कर रही हैं। टेंसी थॉमस पहाड़ पर भी जा चुकी हैं, बछेंद्री पाल हैं। यही सब कारण है कि नारी ने अपनी पहचान पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है दीर्घ उत्तरी का कि नारी का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? महिलाओं को अपमानित क्यों नहीं करना चाहिए? नारी का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? इसके उत्तर पर हम लोग आते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है, नारी का तिरस्कार इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वही ही तो जन्म देने वाली है। नारी का तिरस्कार इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वही ही तो जन्म देने वाली है। जहां नारी का तिरस्कार होता है, जहां नारियों को अपमानित किया जाता है, वहां देवताओं का वास कभी नहीं होता। जहां पर महिलाओं को अपमानित किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, वहां देवता कभी भी निवास नहीं करते। नारी ममता और त्याग की प्रतिमा है। प्रतिमा माने मूर्ति। नारी ममता और त्याग की प्रतिमा है, वह सम्माननीय है, न कि तिरस्कृत करने योग्य। नारी ममता और त्याग की प्रतिमा है, इसलिए वह क्या है? सम्मान करने योग्य है, स्नेह करने योग्य है, न कि उसका अपमान किया जाए, तिरस्कार करने योग्य नहीं। नारी के समान कोई दूसरा जितना नारियां होती हैं, नारी के समान कोई दूसरा इतना धैर्यवान, सहनशील या कर्मठ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कवित्री वंदना जी लिख रही हैं कि नारियों के समान धैर्यवान, सहनशील, कर्मठी और दूसरा कोई व्यक्ति या पुरुष हो ही नहीं सकता।
तो आइए इसके उत्तर को एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। नारी का तिरस्कार इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ही तो जन्म देने वाली है। जहाँ नारी का तिरस्कार होता है वहाँ देवताओं का वास कभी नहीं होता। नारी ममता और त्याग की प्रतिमा है। वह सम्माननीय है, सम्मान करने योग्य है, न कि तिरस्कृत करने योग्य। नारी के समान कोई दूसरा इतना धैर्यवान, सहनशील, कर्मठ हो ही नहीं सकता। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि स्वावलंबी नारी के महत्व को समझाइए। स्वावलंबी नारी के महत्व को समझाइए कि नारी किस प्रकार से स्वावलंबी है और स्वावलंबी होने पर उसका क्या महत्व है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपकी स्क्रीन पे है। स्वयं पर निर्भर करना ही स्वावलंबन है। क्या कर रहा है? स्वयं पर निर्भर करना ही स्वावलंबन है। स्वयं पर निर्भर माने दूसरे के ऊपर आश्रित न होना, सारी जरूरतों को स्वयं से पूरा करने में जो सक्षम होगा उसके लिए स्वावलंबन शब्द यूज किया जाता है। कह रहा है स्वयं पर निर्भर करना ही स्वावलंबन है या आत्मनिर्भरता कहलाता है। जो स्वयं सारी जरूरतों को पूरा कर लेता है उसे स्वावलंबन या आत्मनिर्भर कहा जाता है। पुराने समय माने प्राचीन समय में नारियां अशिक्षित थी। इन्हें शिक्षा नहीं दिया जाता था या नहीं दी जाती थी। नारियां अशिक्षित होती थी और आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती थी। इतना ही नहीं था, अशिक्षित भी हुआ करती थी और आर्थिक रूप से इन्हें पुरुषों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन आज नारियां पढ़ी लिखी हैं, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं, वे अपने परिवार का बोझा स्वयं उठा सकती हैं। उन्हें आर्थिक सहायता के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ता। यही नारी का स्वावलंबन है। तो आइए इसके उत्तर को फिर से एक बार देख लेते हैं। करा है स्वयं पर निर्भर करना ही स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता कहलाता है। पुराने समय में नारियां अशिक्षित होती थी और आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती थी। इतना ही नहीं था, अशिक्षित भी हुआ करती थी और पैसे के लिए और अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए वे पुरुषों पर निर्भर रहा करती थी। लेकिन आज की नारियां पढ़ी लिखी हैं। कैसी हैं? पहले अशिक्षित हुआ करती थी, पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज पढ़ी लिखी हैं। बड़े बड़े पदों माने उच्च पदों पर नियुक्त हैं, माने काम कर रही हैं। वे अपने परिवार का बोझा स्वयं उठा सकती हैं। उन्हें आर्थिक सहायता के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ता। यही नारी का स्वावलंबन है। क्या है? यही नारी का स्वावलंबन है। तो इस प्रकार से आपके मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्नों में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, इन तीनों प्रश्नों को आपको अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले शब्दार्थ होगा, शब्दार्थ के बाद जो लघु कविता मैंने आपको बताया उस लघु कविता को लिखने के बाद मौखिक प्रश्न, मौखिक के बाद लिखित, लिखित में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, इतनी चीजें आपकी फेयर नोटबुक पे होनी चाहिए। बाकी
और जो भाषा की बात से संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको ओनली आपको टेक्स्ट बुक पे ही करना है और वो भी पेंसिल से करना है, पेन से नहीं। तो चलिए अब हम लोग भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाषा की बात के प्रश्न है, करा है कि निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन करके वाक्यों को पुनः लिखिए। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में वर्कशीट में हमने काल के बारे में आपको बता दिया था और उसी काल के बारे में यहाँ पे चर्चा हो कर रहा है। सबसे पहले आपको ये जानना है, काल शब्द का अर्थ होता है समय। क्या होता है काल शब्द की मीनिंग? समय। तो इसकी परिभाषा है, समय को बताने वाले शब्द को, समय को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं इनका काल आ गया था। तो उस काल का मतलब है उनका समय आ गया था। क्या मतलब? उसका समय आ गया था और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो काल का मतलब सिर्फ क्या जानना? समय। काल मीन्स क्या होता है? समय। काल माने मृत्यु मत समझ लेना, काल माने क्या? सिर्फ ओनली समय। समय को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो हिंदी में मुख्य रूप से हम लोग काल 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? मुख्य रूप से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के भी कई भेद किए गए हैं, कई प्रकार बताए जाते हैं। भूतकाल के भी कई प्रकार बताए जाते हैं और भविष्य काल के भी कई प्रकार बताए जाते हैं। तो लेकिन आपको सबसे पहले आपको ये जानना है, काल माने होता है समय और काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल की परिभाषा है, जिन शब्दों के द्वारा वर्तमान घटना का हमें बोध हो या वर्तमान क्रिया का हमें ज्ञान हो, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे वर्तमान काल के लिए कहा जाए कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्या है? वर्तमान काल में ही तो पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपकी भूतकाल की परिभाषा, ऐसा समय जो क्या है? बीत चुका हो, चला गया हो, उसे हम भूतकाल कहेंगे। इसकी परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा या जिन शब्दों के द्वारा बीते हुए समय का या बीती हुई क्रियाओं के बारे में हमें ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम भूतकाल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जिन शब्दों के द्वारा आने वाले समय का, जिन शब्दों के द्वारा आने वाले समय का ज्ञान होगा, उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। काल के मुख्य रूप से मैंने 3 पार्ट में बांटा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और तीनों की परिभाषा बताया। तो भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल फर्स्ट नंबर पे होगा, वर्तमान काल के बाद भूतकाल, भूतकाल के बाद आपका भविष्य काल आएगा। तो वर्तमान काल में मैंने उदाहरण बताया, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर कहता मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा? बीते हुए समय की बात कर रहा हूं। और कहा जाए मैं पुस्तक पढ़ूंगा भविष्य में, अभी आगे के लिए मैं कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। अगर कहता मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो वर्तमान काल हो जाता, और कहता मैं पुस्तक पढ़ूंगा तो भविष्य काल होगा। अगर कह दूं मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं तो कहाँ चला जाएगा? भूतकाल के अंतर्गत। इस प्रकार से होंगे। तो कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य को पुनः लिखना है। और इसको आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, कहीं इसके लिए फेयर नोटबुक पे कुछ भी नहीं लिखना है। तो पहला है, देखिए दिया गया है, नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती थी। करा है, नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती थी।
तो ये कौन सा काल का बोध करा रहा है? तो आप बता सकते हैं इस परिभाषा अगर जिसके दिमाग में होगी तो परिभाषा के आधार पे आपको समझ में आएगा। नारी पिछड़े समाज में, नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती थी। ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? भूतकाल होगा। पूर्ण रूप से भूतकाल इसमें दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि अपूर्ण भूतकाल में इसको बदलिए। ये तो पूर्ण भूतकाल शब्द दिया गया है, इसको बदलना किसमें है? अपूर्ण भूतकाल में। ऐसा शब्द हमें इसको बनाना है कि ऐसा लगे कि यह पूर्ण रूप से भूतकाल नहीं है। जैसे देखिए इसका उत्तर होगा, नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जा रही थी। कह रहा प्रश्न था, नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती थी। ये पूर्ण रूप से भूतकाल का बोध कराता था, लेकिन इसको हमें बदलना किसमें था? अपूर्ण भूत में। जैसे कुछ डाउटफुल हो भूतकाल का है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज किया? नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जा रही थी। प्रताड़ित की जा रही थी, इसमें क्या है? अपूर्ण भूत का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हम नारी का सम्मान कर रहे हैं। क्या कर रहा है? हम नारी का सम्मान कर रहे हैं। इसको किसमें बदलना है? सामान्य वर्तमान काल। किसमें? सामान्य वर्तमान काल। और ये शब्द जो दिया गया है, हम नारी का सम्मान कर रहे हैं, अपूर्ण सामान्य काल है। कौन सा है? अपूर्ण सामान्य काल है। इसको हमें सामान्य वर्तमान काल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इसके लिए होगा, हम नारी का सम्मान करते हैं। हम नारी का सम्मान करते हैं, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी ने अपनी शक्ति को, नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। क्या किया है? नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। इसको बदलना किसमें? संदिग्ध भूतकाल में। संदिग्ध माने जहां संभावना हो, संदिग्ध माने संभावना। तो देखिए कह रहा है, नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया होगा। यहाँ पे क्या था? नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। इसको संदिग्ध भूतकाल में हमें बदलना था, तो होगा, नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती, दुर्गा, काली व लक्ष्मी को हम नमन करेंगे। सरस्वती, दुर्गा, काली व लक्ष्मी को हम क्या करेंगे? नमन करेंगे। यह बदलना किसमें है? अपूर्ण वर्तमान काल में। किसमें? अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। तो सरस्वती, दुर्गा, काली व लक्ष्मी को हम नमन कर रहे हैं। क्या कर रहा है? हम नमन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल को अपूर्ण में, सामान्य में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन उससे पहले आपको यदि काल के तीनों प्रकार और काल के जो 3 प्रकार हैं, तीनों काल के प्रकार के बारे में ठीक से उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण जब मालूम होंगे, तभी जाकर के आप अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या अपूर्ण वर्तमान में क्रियाओं को कन्वर्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको इन परिभाषाओं को बार बार पढ़ना पड़ेगा, याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। क्या कह रहा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से प्रत्यय को और मूल शब्द को, दोनों को क्या कर देना है? अलग कर देना है। तो मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर जाकर के हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा है मूल शब्द। मूल शब्द ऐसा शब्द होता है जो अपना एक पहले से निश्चित अर्थ रखता है। मूल शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो पहले से अपना एक निश्चित अर्थ रखता है, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। क्लियर? अब आती है बात प्रत्यय की। प्रत्यय क्या है?
प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के पीछे लग करके जब उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तब उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। किसी भी मूल शब्द के पीछे कोई वर्ण या कोई शब्द जब लगता है और लगने के बाद मूल शब्द अपने अर्थ को क्या करता है? भूल जाता है, मूल शब्द का अर्थ पूरा का पूरा बदल जाता है, तब वहां पे प्रत्यय हो जाता है। तो प्रत्यय और मूल शब्द का मतलब है पहले से जिसका एक निश्चित अर्थ होगा उसे हम मूल शब्द कहेंगे। ठीक, और जैसे ही हमारा कोई प्रत्यय मूल शब्द के साथ लगता है वैसे ही हमारा मूल शब्द अपने अर्थ को बदल देता है और वो नया अर्थ प्रकट करने लगता है। तो चलिए देखिए, मूल शब्द और प्रत्यय को हम अलग कर देते हैं। हमारा शब्द दिया गया है स्वावलंबी। क्या दिया गया है शब्द? स्वावलंबी। तो स्वावलंबी में हमें देखना है कि हमारा मूल शब्द क्या है और हमारा प्रत्यय क्या है। स्वावलंब, स्वावलंब ये हमारा मूल शब्द है और जो ब के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी हुई है वही हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय लगने से पूरा स्वावलंब का स्वावलंबी बन जाता है। स्वावलंब और स्वावलंबी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। स्वावलंब हमारा मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। नेक्स्ट है प्रताड़ित। क्या है? शब्द हमारा दिया गया है प्रताड़ित। अब इस प्रताड़ित में हमको प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। तो प्रताड़ित में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रत्यय क्या है। तो प्रताड़ित के अंतर्गत हमको पहले से ही मालूम है प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो पीछे हमको देखना है, तो यहाँ पे हमने देखा प्रताड़ित लिखा है, तो प्रताड़ित में कौन सा प्रत्यय होगा? इत प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या है? इत। और जब इत को हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास मूल शब्द बचता है प्रताड़ना। क्या बनता है? प्रताड़ना। और जब इस प्रत्यय से यह प्रताड़ना मिल जाता है तो क्या कह देता है इसको? प्रताड़ित। प्रताड़ना और प्रताड़ित दोनों में अंतर है। प्रताड़ना और प्रताड़ित, प्रताड़ना प्रताड़ित। तो देख रहे हैं दोनों शब्दों में क्या है? अंतर है। दोनों अलग अलग अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है नारियां। नारियां, नारियां शब्द यहाँ पर देख रहे हैं बहुवचनांत है, जबकि नारी मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? नारी है, लेकिन यहाँ इसमें प्रत्यय जब हम लगा देते हैं तो नारी का बन जाता है नारियां। क्या किया? इसको बदल दिया, इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया। वैसे नारी क्या है? मूल शब्द है, एक वचनांत है, लेकिन यहाँ प्रत्यय जब इसके अंदर लगाया हमने तो बन गया नारियां। नेक्स्ट है हमारा भारती। भारती हमारा शब्द दिया गया है और मूल शब्द भारत है, यहाँ इसमें प्रत्यय दिया गया है। तो जब भारत के साथ ई यह प्रत्यय जुटता है तो हमारा पूरा शब्द बनता है भारतीय। भारत और भारतीय दोनों में अंतर है। भारत देश का नाम है और भारतीय माने यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की बात कर रहा है। जैसे ई प्रत्यय जुटा पूरे शब्द का अर्थ क्या किया? बदल दिया। तो प्रत्यय क्या काम है? मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देना। यही काम उपसर्ग का भी होता है, यही काम प्रत्यय का होता है, लेकिन उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय जो है हमारा पीछे लगता है। यही दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। विपरीत माने होता है विलोम या उल्टा। विपरीत माने विलोम या उल्टा। इस वर्ग पहेली से हमको ढूंढना है कि इन जो शब्द हमारे सामने दिए गए हैं इनका विलोम क्या होगा। पहला शब्द आपका सम्मान है, दूसरा है जन्म है, तीसरा है बेटी, चौथा नारी, पांचवा अधिकार और छठा अबला। तो इस वर्ग पहेली में से
ये कहाँ से, इस वर्ग पहेली में से हमको इनके विपरीत या विरोधी या विलोम शब्द में ढूंढना है। तो सम्मान का हम सबसे पहले देखते हैं, सम्मान का विलोम क्या होगा, क्या हो जाएगा, अपमान। क्या होगा, ये पहली लाइन में देख रहे हैं, अपमान। सम्मान का विलोम क्या होगा, अपमान। फिर है जन्म, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जन्म। जन्म का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें मृत्यु, जन्म का विलोम मृत्यु। फिर नेक्स्ट है बेटी, बेटी का विलोम, अब देखना है बेटी का विलोम क्या हो जाएगा, बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटी का विलोम बेटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नारी, नारी का विलोम क्या होगा, बहुत सरल है, आपको इसमें खोजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो आप देख लें, नारी का विलोम क्या हो जाएगा, इस वर्ग पहेली से ढूंढेंगे तो नारी का क्या होगा, नर, क्या बनेगा, नर। फिर नेक्स्ट है अधिकार, क्या दिया गया है, अधिकार, अधिकार का हमको विलोम करना है, तो अधिकार का विलोम यहाँ हमको दिखाई दे रहा है अनाधिकार, अधिकार का विलोम क्या हो जाएगा, अनाधिकार। फिर है छठे नंबर पे अबला, अबला का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा भाई, अबला का विलोम हो जाएगा सबला, यहाँ से देख रहे हो आप, सबला हो जाएगा। इस प्रकार से इस वर्ग पहेली में आपको सारे विलोम शब्द मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने विलोम शब्दों को सामने इधर लिख दिया है कि आप देख लें, पहले का विलोम अपमान है, दूसरे का मृत्यु है, तीसरे का बेटा है, और जहां नारी दिया गया था वहां पे अगर आपको नर खोजने पे नहीं मिलता तो वहां पे पुरुष लिख सकते हैं, पुरुष मिल जाएगा वर्ग पहेली के अंदर, इसलिए यहाँ मैंने पुरुष लिख दिया। अनाधिकार, अधिकार का अनाधिकार, और अबला का यहाँ सबला है, वर्ग पहेली में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कितने, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मैंने परिभाषा और अर्थ इसके पहले वाले वीडियो में बना के भेज दिया था, लेकिन फिर भी एक बार पर्यायवाची शब्द को बताते हैं कि अनेक शब्द, अनेक शब्द एक ही अर्थ व्यक्त करें, अनेक शब्द एक ही अर्थ व्यक्त करें, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अनेक शब्द हो लेकिन अर्थ उसका क्या हो, एक ही हो, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, अनेक अर्थों, एक अर्थों वाले, एक अर्थों वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे सूर्य है, सूर्य है, सूर्य को दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, जितने भी शब्द हैं सबका मतलब, सबका मीनिंग एक ही है, सूर्य। सारे शब्दों का अर्थ क्या है, सूर्य। तो क्या है, सब पर्याय है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है नारी, नारी के लिए दूसरा शब्द है स्त्री, औरत। फिर दूसरा नंबर पे शक्ति है ताकत, हिम्मत, त्याग, बलिदान, कुर्बानी, प्रेम, प्यार, स्नेह। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि पहले शब्दार्थ को लिखना है, शब्दार्थ के बाद उस कविता की पंक्ति को कंप्लीट करना, फिर मौखिक प्रश्न, मौखिक के बाद लिखित में लघुत्तरी और फिर दीर्घोत्तरी। इतनी चीजें आप अपने फेयर नोटबुक पे, और बहुवैकल्पिक क्वेश्चन और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ही लिखेंगे, उसके लिए फेयर नोटबुक पे नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आप एक दो बार